अभी हम आपको ये मैथ के दो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 इसके आंसर बता रहे हैं। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, उसके बाद फिर हम साइंस पढ़ेंगे क्योंकि बहुत हो गया मैथ मैथ में। ठीक है, ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 के और क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड आई थिंक 17। 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लिख सकते हो चैट में जाके। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आएगा जल्दी बताइए। ओरली भी बता सकते हो लेकिन रीजन जरूर बताना, ऐसा नहीं है कि ओरल बता रहे हो तो तुक्का भी लगा दो। रीजन बता देना बगल में उसका। क्वेश्चन 14 में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, उसका रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में जेड की वैल्यू क्या आएगी, उसका रीजन क्या है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप बता दो कि मेरे को समझ में नहीं आया, ताकि मैं दोबारा समझा। जल्दी बताओ। यस दीपराज। बेटा सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बहुत कुछ। उसमें एक क्वेश्चन है 14, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हेडफोन लगा लो दीपराज, ईयरफोन। क्या खा रहे हो। अरे, चलो ठीक है, पहले तुम अपना वीडियो बंद करो दीपराज। हाँ तो नैतिक इसका आंसर चैट में लिखो, जल्दी बताओ। ये यार, ये बंद नहीं होगा, ये ऐसे बंद होगा। हम्म, बता रहे हो कि फिर हम बताते हैं। ओके चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक्चुअली हम पुराना जो बताया था उसी का हम रिवाइज करा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम साइंस पे आ जाएंगे सीधा। क्योंकि मैथ्स हो गया, पूरा लास्ट वीक हमने मैथ्स पढ़ा है और ये चैप्टर हमने अच्छे से समझा है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो। नैतिक इसका आंसर बताओ 14 का, फिर हम बता रहे हैं। जल्दी जल्दी, एक सेकंड में। ओके वेरी नाइस। तो ये एक्स की वैल्यू आएगी 120। अब जो लोग सोच रहे होंगे कि इसकी वैल्यू 120 कैसे आई, तो ये बात आपको साफ साफ बता दें, ये कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है। और हमने पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह का फिगर क्या कहलाता है, एफ। एफ यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एफ में जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे ही ये बता सकते हो जेड की वैल्यू क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। जल्दी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15 में जेड की वैल्यू कितनी आएगी। नैतिक और वेरी करेक्ट। क्यों ऐसे जेड की वैल्यू 120 आएगी, क्योंकि ये बन रहा है इस तरह का एक फिगर, इसको कहते हैं सी। तो जब कभी भी सी बनता है तो ये दोनों एंगल कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। अगर ये 60 होगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हमें इसमें पहले ए की वैल्यू बताओ, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 16 में ए की वैल्यू क्या आएगी। ए की वैल्यू 120 आएगी, दैट्स करेक्ट। ए की वैल्यू 120 कैसे आएगी, अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में बताया था कि यहाँ पर क्या बन रहा है, सी बन रहा है। वैसे ही देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का एक फिगर बन रहा है जो कि सी है, तो इसमें 120 आएगा। बी की वैल्यू को बताओ क्या आएगी। ए एंड डी 120 शिवांग बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट।
नैतिक B60 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है नैतिक। अब जिसको नहीं समझ में आया कि ये बी कैसे आया तो उसको हम बता देते हैं कि हमेशा क्या देखो, फिगर में पहले लाइन को ढूंढो, अगर ये दोनों पहले लाइन है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये वाला हमारा एंगल 60 है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या निकाल लेंगे, ये वाला एंगल यानी कि ये 60 निकाल लेंगे, इस एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और इसके बाद हम ये देखेंगे ये जेड बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है ना जेड, तो जेड में भी एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो अगर ये 60 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू 60 आ गई। रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। शिवांग यू आर करेक्ट, नैतिक ऑल्सो यू आर करेक्ट। उसके बाद आता है सी, सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू कैसे देख सकते हैं, अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे रीजन लिखना भी जरूरी होता है, तो सी की वैल्यू सीधी सीधी अपोजिट एंगल की वजह से 60 हो जाएगी, इसमें लिखेंगे VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आते हैं डी, डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला निकल आया, ये वाला निकल आया, अब डी की वैल्यू आएगी आपकी, किसने निकाली डी की वैल्यू, शिवांग ने निकाला है, ठीक है। हम्म, तो डी की वैल्यू 120 आ गई। अब जिसको नहीं समझ में आया उसको बता दें डी की वैल्यू 120 कैसे आई, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन थी जिसमें से ये वाला ऊपर वाला एंगल 60 है, तो ऑटोमेटिकली पूरी स्ट्रेट लाइन एक 180 डिग्री की होती है, तो 60 में से 180 में से 60 हटा दो, बचा हुआ कितना होगा 120, तो ये इस वजह से डी की वैल्यू आ गई आपकी 120। चलो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, शिवांग दैट्स करेक्ट। रीजन क्या होगा, नैतिक ऑल्सो करेक्ट। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एक्स कमिंग 100, एक्स की वैल्यू 100 आ रही है तो क्यों आ रही है, क्वेश्चन यही है। नहीं, ये बन रहा है एफ, एफ फिगर बन रहा है, देखो अगर गौर से देखो तो ये क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, तो एफ में जो एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं, ये एफ जैसा बन रहा है ना, तो एफ में एंगल बराबर होते हैं, तो अगर ये 100 है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी 100 हो जाएगा। इस एंगल को कहते हैं CA, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट के लिए ऐसा जेड बनता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट के लिए जेड बनता है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट के लिए बाहर को ऐसे जेड बन जाता है। अगर अंदर की तरफ ले रहे हैं तो इंटीरियर ऑल्टरनेट आ जाएगा, और अगर बाहर की तरफ ले रहे हैं तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए मैथ्स का, और फिर हम बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पी की वैल्यू बताओ, एक सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 में पी की वैल्यू देखते हैं कौन बता पाता है। स्लाइड द पेज डाउन, मेरे भाई मैंने पूरा नीचे तो कर दिया, उसको मैं जूम कर देता हूँ बस तुम्हारे लिए। ओके सो दैट्स so that was the correct answer. Now थोड़ा सा आप लोगों को जो नहीं पता है वो हम बता देते हैं, वो ये चीज कि अभी तक जो आपने पढ़ा था, मतलब सिलेबस जो कुछ भी आपने पढ़ा था उसको हम अपडेट करा देते हैं। इस साल आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है, पहली चीज आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, तो जो कुछ भी एग्जाम स्कूल में कराए जा रहे हैं उसी के हिसाब से आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। तो इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं जो आपको नहीं पता है। क्लास 9th में इस बार 2 पेपर होंगे, पहला होगा हाफ ईयरली में जो कि आपका 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, ठीक है, एक पेपर होगा सिर्फ 90 मिनट्स का एग्जाम होगा।
और उसके लिए सिलेबस क्या है, इसके लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा इस बार क्या बोलते हैं 2021-22 वाला, तो इसमें आपका एग्जाम होगा, तो इसमें आपका सिलेबस चेंज हो गया है। हाफ ईयरली में अलग होगा और बाकी बचा हुआ आपका फाइनल में आएगा। मतलब जैसे पहले आता था PA1 सॉरी SA1 और SA2 में, बिल्कुल वैसा ही होगा। हाफ सिलेबस अभी आएगा और हाफ सिलेबस बाद में आएगा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी, क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। नंबर सिस्टम जो ह- हमने शायद पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से √3 वगैरह इसको रेशनलाइज वगैरह करते हैं, पावर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें वो जो हम पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है। और इसमें हमने ग्राफ भी पढ़ा है, किस तरीके से ग्राफ बनता है, ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर में पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आप मेरे को बता देना, हम दोबारा बता देंगे ये ग्राफ वगैरह जो हमने बताया ना। दूसरी चीज है आपका फिर एक और चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आपका कार्टेशियन प्लेन, जिसको आप क्या कहते हैं ग्राफ। जी हाँ, सिर्फ ग्राफ आएगा और कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर आप इसको ज्यादा सीरियसली ना लो तो भी चल जाएगा, ये ऐसा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो ये वाला चैप्टर है जो आज हमने जो क्वेश्चन लगाए हैं, वो ये वाला चैप्टर है। इसमें आपका क्या लाइन्स और एंगल्स के सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद एक चैप्टर आएगा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स अभी आपने शुरू नहीं किया होगा हो सकता है, तो इसको हम शुरू करेंगे। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर यही है पूरी बुक का। याद रखना, पूरी बुक में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर यही है, और यही सबसे ज्यादा दिमाग खराब करेगा, देखना। इसके बाद आता है हीरोन्स फॉर्मूला। ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो है आप हीरोन्स फॉर्मूला रट लो। यानी कि क्या होता है √S(S-A)S-B(S-C), बस ये वाला फॉर्मूला रट लो और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बस। इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब बोले तो बहुत ज्यादा सिलेबस है इसमें, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, लेंदी लेंदी, लेकिन एक्चुअली में बहुत इजी चैप्टर है ये। हो सकता है पूरा एक दिन में 2 दिन में खत्म हो जाए चैप्टर। तो फिर से बता देते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। टोटल 6 या 7 चैप्टर हैं जो भी हैं, 6 चैप्टर हैं इसके हिसाब से। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री, और इसके बाद मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टोटल आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें आपका इंटरनल, मतलब हम लोग की तरफ से आपके 10 नंबर, मतलब जो आपके फाइल्स, प्रोजेक्ट्स और होमवर्क वगैरह और अटेंडेंस वगैरह, इसके इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और टोटल आपका जो वो रहेगा 100 मार्क्स का एग्जाम, बाकी 50 आपका फाइनल में होगा। किसी को डाउट अभी पूछ लो जल्दी से, चैट में जाओ, कुछ पूछना हो सिलेबस को लेके जल्दी जाके चैट में लिख दो। और अगर किसी को ये चाहिए हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, CBSE की वेबसाइट पे जाके लिख देना कि सिलेबस फॉर 2022, वो आपका पूरा दे देगा। ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, हर वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। और अगर हम देखें टर्म 2 शायद, हाँ यहाँ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में ये बाकी बचे हुए आपके जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो सारे आपके सेकेंड टर्म में आएंगे। मतलब सेकेंड टर्म में सिर्फ 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो प्लीज टेक इट सीरियसली। इसमें आपके जो पॉलिनोमियल चैप्टर जो अभी हमने बताया ना, आपका पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर वो आएगा, क्वाड्रिलेटरल पूरा चैप्टर आएगा। क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज्यादा कुछ नहीं आता, प्रूविंग प्रूविंग आती है। सर्कल्स हो गया, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा क्योंकि अब ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे। अगर स्कूल खुल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्कूल नहीं खुले तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ाने में बहुत दिक्कत होगी, कि आपको हो सकता है कभी कभी समझ में ही ना आए, 1% भी समझ में ना आए, ये बोल सकते हैं हम पहले ही। हाँ, बाकी सारे चैप्टर इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपका पूरा लिखा हुआ है इसमें, आप चाहो तो CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आप खुद भी पढ़ सकते हो, अपने पास रख सकते हो। और कोई है आपका पेरेंट्स तो उसको भी आप दिखा सकते हो कि कैसे क्या एग्जाम्स होंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपकी बुक्स हैं, ये बोला गया है। NCERT आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा मैथ लैब बुक्स आप यूज कर सकते हो, लेबोरेटरी यूज कर सकते हो, एग्जाम्पलर यूज कर सकते हो। लेकिन हम कहेंगे एक ऑल इन वन खरीद लो, टेंशन फ्री होके, बस कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तो मैथ्स के लिए कोई डाउट हो किसी को बता दो जल्दी जल्दी, कुछ पूछना हो। बाकी सब तो सो रहे हैं,
माइक बंद करके मेरे को लग रहा। चलिए, तो फिर हम एक और है इसके बाद, वो है साइंस का। अगर आपने साइंस का पढ़ा है तो अच्छी बात है। साइंस का भी क्या है, साइंस का भी सेम है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया आया है। दिखा दें हम आपको कि यहाँ पर चैप्टर्स नंबर्स हैं वो आपके चेंज हो गए हैं, तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसमें आपके थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा ये चेंज आया है कि भाई इसमें चैप्टर कौन कौन से आए हैं इसमें ठीक से लिखा नहीं गया है, बस उन्होंने चैप्टर के नंबर दे दिए। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी बुक नहीं होगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सबसे अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री। तो आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से होते हैं, हर बार होते हैं, जो आपको पता होगा। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपके एक नहीं दो पेपर होंगे, पहले बता चुके हैं। ये आपका पहला पेपर हो गया ये वाला, और ये आपका हो जाएगा दूसरा पेपर। ठीक है, टोटल 40 40 यानी 80 मार्क्स के दो पेपर होंगे। सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया, सिलेबस ऐसा चेंज हो गया कि आपका सिर्फ मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर यानी चैप्टर 2 आएगा। ठीक है, चैप्टर 2 आएगा। और ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बर्ड चैप्टर 5 और 6, बायो में 2 चैप्टर आएंगे, और फिजिक्स में 2 चैप्टर आएंगे, 8 और 9। ठीक है, प्लीज ये नोट कर लो। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर हैं इसको अगर डिटेल में आपको देखना है तो ये देख सकते हो। जो अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था, यानी जो एग्जाम भी शायद लिया था इसी का, दीपराज कैमरा बंद करो। तो इसका एग्जाम भी लिया था, इसमें भी हमने बताया था कि आपका यही चैप्टर एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर, शायद अभी यही समझाया है ना, जो हेट्रोजेनस और होमोजेनस वाला चैप्टर, ये वही चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद बायो में आ जाते हैं सेल, जो चैप्टर हमने बताया था, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल की डिस्कवरी वगैरह कैसी हुई थी, ये आपका पूरा वीडियो की तरह दिखाया था, गोल्गी बॉडीज कैसा दिखाई देता है। तो इस पे हमें क्या करना है, दोबारा पढ़ लेना, कहो तो हम आपको वीडियो भी सेंड कर सकते हैं अगर समझना हो तो, रिकॉर्डेड है वो तो। और इसके बाद एक चैप्टर आएगा टिश्यू, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि वो अ, चार इसमें होते हैं और चारों अपने अपने अलग अलग टाइप के होते हैं, तो समझोगे। इसके बाद आता है फिजिक्स में। फिजिक्स में हम मोशन को अच्छे से बता चुके हैं, कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और आ जाते हैं साइंस इसमें, फोर्स वाले चैप्टर में, तो फोर्स वाले में न्यूटन के फोर्स और न्यूटन के लॉज और फोर्स, बस 2 टॉपिक इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, फिर से बताते रहे, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब है इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप उससे बच गए, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। किसके, मोमेंटम के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बाकी तो आ सकते हैं, मतलब इसके फोर्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, न्यूटन्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन मोमेंटम के नहीं आएंगे, जैसा उन्होंने बोल दिया। और ये है आपका फाइनल वाला, तो फाइनल वाला अभी सोचने की दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फाइनल में अपन सोचेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, चाहो तो ये डाउनलोड कर सकते हो ये पूरे प्रैक्टिकल्स। और ये प्रैक्टिकल्स हम आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे, कौन सा प्रैक्टिकल कब आपको सबमिट करना है, ये बिल्कुल बता देते हैं, सबमिट करना कंपलसरी है। और फिर 10th क्लास का आ जाता है, आपको काम करेंगे। तो प्रैक्टिकल को छोड़ के और किसी को कुछ पूछना है तो बता दो।
लगता सब तो गए। हम, अगर कोई सुन रहा है, हाँ नैतिक, चलो तुम तो कम से कम रिप्लाई दे रहे हो, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी के लिए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए, फिर से बोल दे रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं है, गूगल पे जाके लिख देना सीबीएसई सिलेबस क्लास 9 2022, आपका ये सामने लिंक आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो, और वरना ये स्क्रीनशॉट ले लो तो नहीं काफ़ी है, क्योंकि फिर हम तो उसके हिसाब से चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अब आ जाते हैं, क्या टॉपिक आज हम पढ़ सकते हैं। 10 मिनट बचे हैं अभी भी। तो मैटर अराउंड द क्योर, ये चैप्टर हम पहले बता चुके हैं, कहो तो हम दोबारा बता सकते हैं, वैसे इसमें बचा नहीं है कुछ बताने का। फिर है आपका सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर में इंक्लूड होती हैं। फिर है टिश्यू, ये चैप्टर है कॉम्प्लिकेटेड सबसे ज़्यादा। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ इसके नाम है, तो कितने सारे नाम भरे हुए हैं इसमें, क्या बताएं। एक तो टिश्यू इतने सारे टाइप्स के होते हैं, उसके बाद फिर टिश्यू से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, उस ऑर्गन के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये हम अच्छे से तैयार करेंगे, फिर हम आपको एक बार में बता देंगे। इसके भी थोड़ी सी तैयारी हमारी नहीं है, इस वजह से हम आपको नहीं बता रहे। बच्चे आपके ये दोनों चैप्टर और उसके बाद खत्म। तो टिश्यू छोड़ के कोई चैप्टर अगर आपको समझना हो, बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही चैप्टर हैं टोटल। तो अगर आपको कोई चैप्टर पूछना हो अभी तो पूछ लो टिश्यू छोड़ के, क्योंकि टिश्यू के लिए हमें थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा अच्छे समझा पाएंगे। ऐसा ओरली समझाएंगे तो आपको भी लगेगा बोरियत, और एक एक करके डिसअपियर हो जाओगे। एक और चीज आप आपको बता दें, हम बंद करते हैं। भाई जिस जिसने अपने अपनी कॉपी सबमिट नहीं की थी स्कूल में, आपको स्कूल बुलाया गया था कि कॉपी सबमिट कर देना। एक्चुअली कॉपी क्या है, रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है, ये बात आपको पता होगा, 9 10 का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो जिसने कॉपी सबमिट नहीं की थी उनके मार्क्स सबमिट नहीं होंगे, और आपको पता है एग्जाम्स होने वाले नहीं है इस साल। तो जो कुछ भी आप लोग के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, वही आपका रिजल्ट बन जाएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। अगर एग्जाम बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं हो तो ऑनलाइन एग्जाम के फॉर्म में जो भी आपके एग्जाम होंगे वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो सोच समझ के काम करना, ठीक है। हम लोग आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी जल्दी जल्दी अपना काम करो। अगर किसी ने कॉपी सबमिट नहीं की है, जाओ स्कूल में जाके कॉपी सबमिट करके आओ। ठीक है, आज तो शायद बंद होगा, कल कल आप स्कूल में सबमिट कर सकते हो, और परसों आपको रिजल्ट पता चलेगा जैसे आपको बता दिया था। ठीक है, शायद 28 को रिजल्ट डे है, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो आपको मैसेज मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो प्लीज। चलिए, तो फिर आज हम क्या पढ़ें, पढ़ने को कुछ बचा नहीं है। एक काम करते हैं, तो फिर हम इस चैप्टर को कौन सा था, सेल वाले चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं, और इसके बाद फिर हम आज यहाँ पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि 6 मिनट बचे हैं बस। ठीक है, और फिर हम इसका टिश्यू वाला जो चैप्टर है वो कल इसको समझेंगे। ओके, तो जिस जिसको ये चीज पहले से आती है बहुत अच्छी बात है। हम सेल वाले चैप्टर को थोड़ा सा
पेपर से मार्कर से समझा रहे, लेकिन अगर आपको वीडियो से समझना है तो ये इसकी पूरी वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी उस टाइम, और अगर दोबारा समझाना है तो अब बता दो, हम दोबारा भी समझा देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम ऐसे समझा रहे हैं। तो हमने उसमें टाइम पढ़ा था कि सेल होता क्या है सबसे पहली चीज। तो उसमें देखने को मिला था कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो आपका प्लांट हो या आपका वो एनिमल हो, दोनों के दोनों में एक ऐसी चीज होती है जो इनको लिविंग बनाती है। अगर ये चीज नहीं होगी तो वो ये लिविंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है और वो लिविंग है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वो है सेल से बना हुआ। अगर सेल होगा उसके अंदर तो वो लिविंग होगा। अब सेल किससे बना होता है, तो आपको बता दें, सेल बना होता है दो चीजों से, ठीक है। सेल बना होता है दो चीजों से, एक बना होता है आपका बाहर वाली लेयर जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और दूसरा होता है अंदर वाली जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। दो चीजें जब मिल जाती हैं तो बन जाता है एक सेल। सेल की अगर हम बात करें तो सेल आपको अलग अलग शेप साइज चीजों में मिलता है, लेकिन इन सेल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो जितने भी सेल हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे आप अपना हाथ उठा लो तो आपका जो हाथ का स्ट्रक्चर जो वो इस तरीके का है, ठीक है। अगर आप पलट लोगे तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये किस वजह से है, वो है स्किन की वजह से। तो स्किन क्या है, स्ट्रक्चर का। स्किन जो है वो सेल से बनी हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बोलोगे, सेल क्या है, सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और साथ ही साथ सेल जो है उसके काम को भी डिसाइड करता है, ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए हार्ट ले लो, अपने दिल का ले लो, तो दिल का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। अब ये मत कह देना कि हार्ट का काम होता है कि खून बनाना, ठीक है। हार्ट का काम सिर्फ होता है ब्लड को पंप करना। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ रहे हैं तो हार्ट बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, हैवी काम कर लोगे तो आपका हार्ट बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। क्यों धड़कने लगता है, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड को सप्लाई कर देता है। तो जब ब्लड ज्यादा सप्लाई होगा तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो जो काम होता है वो एक्चुअली, जो किसी भी चीज का काम होता है वो एक्चुअली कौन करता है, सेल करता है। यानी हार्ट के सेल को क्या बोलते हैं, कार्डिक सेल्स। तो जो कार्डिक सेल्स होते हैं वो सारे के सारे ये हार्ट वाला काम करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन को बनाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन को बनाने का काम कोई बताएगा मेरे को, ऑक्सीजन कौन बनाता है, किसी को पता है? ऑक्सीजन कौन बनाता है? प्लांट मत बोलना आंसर, हम बॉडी पार्ट में बोल रहे हैं। तो बॉडी में ऑक्सीजन जो हमारा है वो आपका लंग्स होता है, जो ऑक्सीजन बनाता नहीं, एक्चुअली में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। हाँ यस, अंशिका यू आर वेरी करेक्ट। तो लंग्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन को बनाते नहीं है, एक्चुअली इसको प्यूरिफाई करते हैं। ऑक्सीजन जो पेड़ों से आता है वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वो ऑक्सीजन जो प्लांट वाला ऑक्सीजन होता है उसको प्योर करते हैं। इसलिए अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन कौन बनाता है बॉडी के अंदर, तो ये लंग्स हैं। तो एक्चुअली में लंग्स नहीं बनाते, एक और चीज बता दें आपको, लंग्स नहीं बनाते, ये उसके सेल्स बनाते हैं। तो जो सेल्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि वो जो ऑर्गन है वो काम क्या करेगा। जो सेल्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं। तो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और एक और चीज जिसकी वजह से सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप एग्जिस्ट नहीं करती। ऑल सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जितने भी सेल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो अपने आप नहीं आए दुनिया में, उनको लाने के लिए कोई दूसरा सेल जरूर एग्जिस्ट करता होगा। ये कहना है हमारा सेल का डेफिनेशन। तो अगर आपसे कोई सेल के बारे में पूछता है तो आपको तीनों लाइन बतानी पड़ेंगी, तीनों पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं कंटिन्यू। कोई चीज अगर आपको पूछनी है तो अभी जाओ चैट में लिख लो, हम अटेंडेंस लेते हैं।
ओके, तो अटेंडेंस हो गया है, अब आप जा सकते हो। अगर आपको फिर भी बोल रहे हैं, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। हमने वहाँ पर सब कुछ सेव करके रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, आपको डाउनलोड भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बाय बाय।